हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे बोला जाता है सेल। सेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सेल के बारे में पढ़ रहे थे कि जितने भी लिविंग बॉडी है वो अपने आप में सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। हम लोग लिविंग बॉडी के बारे में, भाई यहाँ पे लिविंग का मतलब, जब भी हम लिविंग की बात करेंगे तो यहाँ पे लिविंग का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो लिविंग की सबसे बेसिक कैरेक्टर होता है कि उसमें सेल होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने मेरे प्यारे बच्चों फिर आपके आगे बढ़ाया तो वायरस बताया था। वायरस जो होता है अपने आप में सेलुलर नहीं होता है, वो नॉन सेलुलर होता है। वायरस अपने आप में सेलुलर नहीं होता है, नॉन सेलुलर होता है। वो सेल से मिलकर नहीं बने होते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, कनेक्टिंग जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का योजक कड़ी माना जाता है, वह अपने आप में वायरस होता है। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि बेटा अब इसको कैसे बताता हूं, कभी कभी पूछा जाता है, एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, हु इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, हु इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो क्या बोलोगे आंसर? वायरस। ठीक है, और जैसे अब कैसे हुआ बताता हूं, समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग वायरस जानते हो, जो भी कोरोना वायरस आया था, ठीक है, चाइना के हुआंग शहर से आया था, चमगादड़ से, फिर मनुष्यों में आया था, ह्यूमन में आया था। ये सब चीजें आप लोग जानते होंगे। तो बच्चों क्या कहते हैं, जब तक वायरस हमारे एनवायरमेंटल में पड़ा रहता है, यानी बाहर पड़ा रहता है, तब तक वह अपने आप में नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही उसको होस्ट सेल मिल जाता है, जैसे उसको होस्ट सेल मिलता है, वह किसकी तरह बिहेव करने लगता है? बताओ, किसकी तरह बिहेव करने लगता है? लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। उसके सारे सर्कमस्टांसेस, उसके सारे टर्म और कंडीशन लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। मतलब जो लिविंग के अंदर कैरेक्टर होना चाहिए, वो सारे कैरेक्टर किसके अंदर आ जाते हैं? वायरस के अंदर आ जाते हैं। वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम करने लगते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम करने लगते हैं। जैसे उसको क्या मिला? बोलो, क्या मिला? होस्ट सेल। ठीक है, इसमें हम लिविंग बॉडी हैं, हमारे अंदर हमारे अंदर वायरस प्रवेश किया। जैसे उसको होस्ट सेल मिला, वो वायरस अपने आप में क्या बन गया बच्चों? लिविंग बॉडी बन गया। वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम करने लगेगा। सारी कैरेक्टर्स वो लिविंग की तरह जिसमें होना चाहिए, वो सारे कैरेक्टर्स लिविंग में क्या कहते हैं, वायरस में हो जाता है। मतलब कहने का मतलब, जब तक वायरस हमारे एनवायरमेंटल में पड़ा रहता है, जब तक वायरस जो है एनवायरमेंटल में पड़ा रहता है, बाहर पड़ा रहता है, तब वह नॉन लिविंग होता है। जैसे ही उसको होस्ट सेल मिला, वो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो लिविंग बन गया। मतलब उसके सारे सर्कमस्टांसेस, सारे टर्म और कंडीशन लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है, जो लिविंग बॉडी में होना चाहिए। कि लिविंग बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये सारे सिस्टम जो है सब उस लिविंग की तरह वो वायरस लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। इसीलिए वायरस को माना जाता है लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक। ये लिविंग और नॉन लिविंग उसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं। जब तक बाहर पड़ा रहता है तब तक नॉन लिविंग होता है। जैसे इसको होस्ट सेल मिला, जैसे ही अंदर आया, वो क्या बन गया? लिविंग बन गया। इसीलिए जो है वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग का बीच का योजक कड़ी माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। इसीलिए अगर कभी भी क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आए, हु इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो आपको बोलना क्या है? वायरस। एक क्वेश्चन का सीधे आंसर है। तो वायरस के बाद इसीलिए कभी कभी एग्जाम में घुमा फिरा के ऐसे भी पूछ लेता है कि बताओ एक्सेप्शन थ्योरी ऑफ सेल किसे माना जाता है? तो क्या बोलोगे? बताओ, वायरस। ठीक है, जो सेल थ्योरी को डिनाई करता है,
आपने सेल थ्योरी क्या पढ़ा है? सेल थ्योरी तो यही पढ़ा है कि क्या कहते हैं, सेल थ्योरी डिस्कवर क्या कहते हैं, सेल थ्योरी तो यही पढ़ा है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल सेल होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। हम लोग भी एनिमल में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बॉडी भी सेल से मिलकर, ह्यूमन बॉडी में भी सेल प्रेजेंट होता है। ठीक भाई, क्योंकि हम लोग भी लिविंग बॉडी है और लिविंग बॉडी उसी को माना जाएगा जिसमें सेल प्रेजेंट होगा। हम लोग के भी अंदर सेल हैं, हम भी लिविंग बॉडी है। एनिमल हुआ या कोई प्लांट हुआ, सब में क्या कहते हैं वो अपने आप में लिविंग बॉडी है क्योंकि उसमें सेल प्रेजेंट होता है। तो वायरस में तो बच्चों क्या कहते हैं, इसलिए वायरस को कभी कभी गोल गोल घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है कि वायरस किसको क्या कहते हैं एक्सेप्शन, सेल का एक्सेप्शन थ्योरी माना जाता है। तो क्या बोलोगे? वायरस। तो इसको एक क्वेश्चन इसको लिख लो बना करके, मैं बता देता हूं, उसको लिख लीजिए क्वेश्चन में क्या है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, इसको लिख लो, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी को डिनाई करता है, खंडन करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपवाद है ये। तो क्या होता है? वायरस, इसको याद रखना, वायरस। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कौन होता है? वायरस होता है। तो इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों, फ्लो चार्ट बताया था। सेल याद होगा आप लोगों को, हमारे बॉडी में पहला जो सेल बनता है, जो फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग बॉडी होता है, वो अपने आप में क्या होता है? जाइगोट होता है। क्या होता है बताओ? जाइगोट होता है। जाइगोट होता है। आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि हम लिविंग बॉडी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे, ऐसा कि जानते हो कि हमारा पूरा ये शरीर जो है, मेरा ये पूरा शरीर जो है, हमारा जो है शरीर है वो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेल से मिलकर बना होता है। जब सेल हमारे लिविंग बॉडी का सबसे जो पहला स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है? जाइगोट होता है। फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी का जो पहला स्ट्रक्चर बनता है वो अपने आप में क्या होता है? जाइगोट। जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है तो ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे सेल बनते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल बना लेते हैं, ढेर सारे सेल का झुंड बनता है। उन सारे ग्रुप ऑफ सेल को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। फिर टिश्यू कंबाइंड होंगे तो क्या बनता है बच्चों? टिश्यू जो कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन जब कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम। फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइंड होता है तो जब बनता है तो क्या बनता है बच्चों? लिविंग बॉडी। इसका मतलब हम कह सकते हैं अल्टीमेटली हमारा जो लिविंग बॉडी है किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना होता। अगर ये सेल ना होता तो टिश्यू ना बनता, अगर सेल ना होता तो टिश्यू ना बनता, और टिश्यू ना होता तो ऑर्गन ना बनता, ऑर्गन ना होता तो ऑर्गन सिस्टम ना बनता, और हमारा लिविंग बॉडी भी ना बनता। हम भी किसी भी ऐसे अमीबा की तरह पड़े रहते हैं, क्योंकि अमीबा अपने आप में यूनिसेलुलर है, उसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। उनका खाना पीना सब उनके बॉडी सरफेस के अंदर ही होता है, सारा चीज उनके शरीर के अंदर ही होता है। क्या कहते हैं ये सब चीजें। तो याद रखना, हम लोग भगवान को थैंक्स बोले कि हमारा जो है सेल डेवलप हुआ, सेल का डिवीजन हुआ। सेल अगर डिवाइड ना करता तो मेरे प्यारे बच्चों टिश्यू ना बनता, टिश्यू ना होता तो ऑर्गन ना बनता, ऑर्गन ना होता तो ऑर्गन सिस्टम ना बनता, और ऑर्गन सिस्टम आगे कंबाइन होते तो मेरे प्यारे बच्चों लिविंग बॉडी ना बनता। तो कह सकते हैं अल्टीमेटली कि हमारे जो लिविंग बॉडी है किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं क्या है, फटाफट यहां तक बात हो गई है, अब आगे बढ़ाता हूं। चलो, और सेल में एक नया टर्म आता है, एक नया शब्द आता है बच्चों। अब एक नया टर्म सुनोगे, साइटोलॉजी। थोड़े नए शब्द हैं, नए टर्म है, साइटोलॉजी। ये तो आप लोग पहली बार सुन रहे होगे ना, साइटोलॉजी। अच्छा बताओ, इतना तो मालूम है लॉजी का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी शब्द लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? टू स्टडी। इतना सबको मालूम है। तो इसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और साइटो का मतलब यहाँ पे सेल है,
साइटो का मतलब यहाँ पे सेल होता है, साइटो का मतलब सेल होता है, और लॉजी का मतलब टू स्टडी, मतलब टू स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। मतलब साइटोलॉजी साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग सेल्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो लिख लो टू स्टडी अबाउट, टू स्टडी अबाउट, टू स्टडी अबाउट, टू स्टडी अबाउट सेल, सेल के बारे में स्टडी करना, सेल के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, अपने आप में साइटोलॉजी होता है। ठीक है, और क्या हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, एनी स्टूडेंट टेल मी, बताओ साइटोलॉजी का बताओ फादर किसे माना जाता है, सबका अपने आप में फादर होता है। ठीक है, केमिस्ट्री के फादर कौन है, ठीक है, बायोलॉजी के फादर कौन है, इस तरह साइटोलॉजी के भी फादर होंगे, बताओ कौन है, कोई बच्चा बताए तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो लिख लो फादर ऑफ, फादर ऑफ, याद रखना ये सब क्वेश्चन बेटे, ये सब एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी होते हैं रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक, आप लोग जानते हो भी होंगे, नाम सुना होगा, आपके स्कूल वाले सर पढ़ाए होंगे, रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होते हैं, रॉबर्ट, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये है फादर ऑफ साइटोलॉजी। कभी कभी आपसे ये तो कभी कभी आपसे ये भी पूछता है, क्या कहते हैं, सत्यम ध्यान दो, कभी कभी आपसे ये पूछ ले इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी बताओ, क्या कहते हैं, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होते हैं। तो याद रखना बच्चों, नाम दिमाग क्या कहते हैं बता रहा हूँ, ए के शर्मा। कौन है, ए के शर्मा। तो लिख लो इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, नाम याद रखना, इंडियन, इंडियन फादर ऑफ, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं, लिख लो ए के, ए के, ए के, ए के शर्मा, लिख लो ए के शर्मा, ए के शर्मा याद रखना, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है ए के शर्मा है, ए के शर्मा। अब थोड़ा सेल के बारे में जान लेते हैं, सेल की खोज किसने की, आप लोग जानते भी हो, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, चलो हो गया, इसको इरेज कर दे बच्चों। तो याद रखना साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी साइंस का वह ब्रांच है इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, सेल के बारे में। और आपका चैप्टर ही ये सेल है, बता रहा हूं, कम से कम 12 से 13 दिन लगता है मैक्सिमम। अच्छे से अगर पढ़ाया जाए तो बढ़िया से बेहतरीन नोट्स दिया जाए, अच्छे से समझाया जाए, ताकि 70% क्लास में चीज़ें याद हो जाए तो अच्छी बात होती है। घर पे जाएं, उसको रिवीजन करें, बढ़िया से नोट्स बनाएं, तो हमको 100% वो श्योर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार एम्फसाइज करूंगा कि बेटा आप लोग नोट्स बनाइएगा जरूर। बायोलॉजी का भी नोट्स एक सीपरेट्स बना लीजिएगा, चाहे पतली से बना लो, स्पायरल का ही बना लेना, पतली से बना लो, क्योंकि 2 चैप्टर आपका मेन चैप्टर है, पहला है सेल, दूसरा है क्या, टिश्यू, सेल टिश्यू, सेल टिश्यू। ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, तुम आसानी से एग्जाम में भी कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो ये सब क्वेश्चन जो है फैक्ट हैं, इन फैक्ट को भी याद करना जरूरी है। कभी कभी फैक्ट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि बताओ हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, बताओ बेटा हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो क्या बताओगे, रॉबर्ट हुक। हु इज द इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो क्या बताओगे, ए के शर्मा, ए के शर्मा। ठीक है, ये चीज है। अब थोड़ा से सेल के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे बुक्स में स्ट्रक्चर बना होगा बच्चों,
ऐसे बहुत सारे, ये सब डेड सेल हैं, डेड सेल। ये वॉल जैसी जो स्ट्रक्चर है, दीवाल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप लोगों ने हनीकॉम्ब देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता देखे होगे आप लोगों ने। तो उसमें ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं। तो ईच कंपार्टमेंट को उन्होंने बोला सेल बोला, ठीक है। और ये सेल अपने आप में कौन सा सेल है बोलो? डेड सेल है, डेड सेल है, ठीक है बच्चों। तो पहली बार रॉबर्ट हुक ने देखा था, और रॉबर्ट हुक ने ही क्या कहते हैं, डेड सेल की खोज की थी, डेड सेल की डिस्कवरी की थी, याद रखना। तो डिस्कवरी ऑफ, लिख लो, डिस्कवरी ऑफ सेल। ये अपने आप में जो सेल है, ये देख रहे हो जो छोटे छोटे सेल्स, दीवार जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उसमें सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल अपने आप में डेड सेल होते हैं। और लिख लो डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ। और ये जो सेल है कैसा सेल है? डेड सेल है। उन्होंने डेड सेल की खोज की थी, मरे हुए कोशिकाएं, ठीक है। जीवित कोशिकाओं की खोज कुछ और दूसरे साइंटिस्ट ने की थी। लिविंग सेल्स बताएंगे, लिविंग सेल्स की खोज किसने की थी? कोई बच्चा जानता है इसमें? बताओ बच्चों। लिविंग सेल, ये तो जो खोज की थी वो बच्चों डेड सेल है। डिस्कवरी ऑफ, लिख लो, डिस्कवरी ऑफ सेल जो है, लिख लो, रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा था वो कैसा सेल था? बताओ कैसा सेल था? डेड सेल था वो, डेड सेल था, ठीक है, डेड सेल था। चलो अब बच्चों क्या होता है, अब आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, नया साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी, बच्चों क्या कहते हैं उनका नाम है? एंटोनी लेवेनहॉक। क्या है? लेवेनहॉक, हाँ सर, एंटोनी लेवेनहॉक। उन्होंने क्या लिविंग सेल्स की खोज की, लिविंग सेल्स की खोज। इन्होंने तो कौन से सेल की खोज की बताओ? डेड सेल। और जो हमारे एंटोनी लेवेनहॉक ने जो सेल खोजा वो अपने आप में डेड सेल नहीं है, क्या है? लिविंग सेल है। क्या है बच्चों? लिविंग सेल। और बता दूं, ये लिविंग सेल के अलावा बहुत सारे और सारे खोज की थी, और सारे खोज की गई हैं, और सारे डिस्कवरी किए हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया की खोज इन्होंने ही की थी, बता दे रहा हूं, एंटोनी लेवेनहॉक ने की थी। बैक्टीरिया हो गया, और बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए। स्पम्स होते हैं, स्पम्स की खोज भी क्या कहते हैं, स्पम्स की भी खोज क्या कहते हैं, हमारे एंटोनी क्या कहते हैं, लेवेनहॉक ने ही की थी। और आरबीसी, हमारे ब्लड में कंपोनेंट्स एक होता है, क्या होता है? आरबीसी। इसे बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोला जाता है, जो भी आप कहो, चाहे रेड ब्लड सेल्स बोलो, ठीक है। आरबीसी की खोज हमारे एंटोनी लेवेनहॉक ने भी की थी। बैक्टीरिया की खोज इन्होंने ही की थी, ठीक है। और लिविंग सेल्स की खोज तो अभी बताया कहते हैं, कौन किए थे बताओ? एंटोनी लेवेनहॉक ने। तो पर लिख लीजिए इसका फटाफट जो है, ताकि याद रहे, कोई दिक्कत ना हो। ये सभी फैक्ट चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल,
लिविंग सेल की खोज किसने की थी बताओ। हु इज द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, तो क्या बोलोगे एंटोनी वॉन, क्या बोलोगे एंटोनी, एंटोनी वॉन, एंटोनी वॉन, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, याद रहेगा बच्चों, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, याद रखना। लिविंग सेल की खोज किसने की थी, क्या बताओगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक, याद रहेगा नहीं याद रहेगा। अच्छा, जो सेल रॉबर्ट हुक ने खोजा था, जो सेल रॉबर्ट हुक ने खोजा था वो कैसा था, डेड सेल था कि वो कहते हैं लिविंग सेल था, क्या था डेड सेल था। उन्होंने हनीकॉम्ब में देखा था, मधुमक्खी के छत्ता में जो स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं उसमें उन्होंने नाम क्या दिया, सेल नाम दिया, ठीक है। वो अपने आप में कार्क टिश्यू होगा, याद होगा क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वो हाँ, तो ये तो अब उसके बाद फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, उन्होंने जो खोजा वो अपने आप में डिस्कवरी ऑफ क्या लिविंग सेल, उन्होंने लिविंग सेल की खोज की, और लिविंग सेल की खोज किसने की थी, एंटोनी, बोलो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। और ना केवल ये लिविंग सेल की खोज की थी, और बहुत सारे डिस्कवरी की थी, जैसे बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, लीवेनहॉक ने ही की थी। और बता दें हमारे ब्लड में एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी भी होता है, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब क्या कहते हैं, ये सब चीज पढ़ोगे आगे चल के 10th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक। अभी इसका कोई मुद्दा नहीं है, अभी बाद में पढ़ाएंगे इसको, क्या कहते हैं, पहले आप लोग जो चीज है कि हाँ लीवेनहॉक ने और सारे लीवेनहॉक ने जो है लिविंग सेल के अलावा और सारी चीजें क्या क्या खोजी थी। तो लिख लो क्या है, बैक्टीरिया, याद रखना बच्चों, बैक्टीरिया हो गया, स्पर्म्स और आरबीसी, ठीक है, और होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, इसका बैक्टीरिया हो गया, स्पर्म्स हो गया और आरबीसी हो गया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, स्पर्म्स, आरबीसी, और इसको आरबीसी का फुल फॉर्म चाहे लिख लो, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना, बैक्टीरिया, स्पर्म्स, आरबीसी, प्रोटोजोआ की खोज हमारे लीवेनहॉक ने ही की थी, लिख लो एंटोनी लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये सब एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा, और कुछ है नहीं इसमें। ये हो गया। तो बैक्टीरिया, स्पर्म्स, आरबीसी, प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी, लीवेनहॉक ने ही की थी। तो फिर अच्छा ये बताओ, सेल अपने आप में जब जुड़ते हैं, जब सेल अपने आप में डिवाइड होते हैं तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं। उन सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला था, टिश्यू। और टिश्यू को की भी खोज कोई किया होगा, लिख लो साथ में इस लगे हाथ है, इसको भी कर लेते हैं। टिश्यू की खोज हमारे वैज्ञानिक थे ड्यूट्रोचेट, क्या है ड्यूट्रोचेट, बोलो क्या है ड्यूट्रोचेट, लिख लो ड्यूट्रोचेट, याद रखना, जो टिश्यू की खोज की थी। अब जब टिश्यू पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे, टिश्यू की खोज हमारे ड्यूट्रोचेट ने की थी, ड्यूट्रोचेट ने। चाहे ऐसे बना लो, सेल है, सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं। इन सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है, बताओ, टिश्यू। और टिश्यू की डिस्कवरी किसने की थी, लिख लो डिस्कवरी ऑफ टिश्यू जो है, डिस्कवरी ऑफ टिश्यू किसने,
ड्यूट्रोचेट ने की थी, याद रखना बच्चों। सन डजर मैटर, सन मायने ये करता है, सन कभी नहीं पूछता है, सन तो हिस्ट्री वगैरह में पूछा जाता है, चाहे सन लिखना चाहो लिख लो 1824 इन 1824। हो गया, ये है। फिर उस सेल थ्योरी सिद्धांत, सेल थ्योरी का डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी किसने दिया था, इतना तो सबको मालूम है, क्या स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, साथ में इसको भी लिख लो जो है डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी किसने दिया था, लिख लो फटाफट। सेल थ्योरी किसने दिया था बताओ, स्लाइडेन एंड स्वान। नाम बहुत बड़ा है इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम याद कर लो बस, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। इन्होंने बताया कि सारे जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट सेल, जो जितने भी एनिमल्स या प्लांट होते हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिल। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ क्या, सेल्स। लिख लो क्या होता है सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होता है, ऑल सेल थ्योरी इन्होंने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, मतलब जितने भी प्लांट के साथ साथ एनिमल भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट भी सेल से मिलकर बने होते हैं, एनिमल भी सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। और इस बात को बताने वाले हमारे स्लाइडेन एंड स्वान थे, सेल थ्योरी, ठीक है, याद रखना बच्चों। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आए मेरे प्यारे बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन। कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी याद रखना बच्चों, न्यूक्लियस की सेल होता है, सेल में एक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेल में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, याद रखना, न्यूक्लियस होता है, सेल में होता है न्यूक्लियस और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की थी, बता दो सब लोग, नाम तो जानते हो, न्यूक्लियस वो मत समझ लेना, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री वाला न्यूक्लियस मत समझ लेना, ये मत समझ लेना बच्चों का कहते हैं कि क्या कहते हैं, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसकी खोज तो क्या कहते हैं हमारे कौन थे बताओ, उसका वैज्ञानिक क्या, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, बताया था मैंने आप लोगों को, रदरफोर्ड थे। कौन थे, रदरफोर्ड बताया था। रदरफोर्ड मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अल्फा याद करो, अल्फा स्कैटरिंग कराए थे तो कुछ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो होते सीधे चले गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गए थे, कुछ जो है टकरा करके सीधा रिकॉल रिबाउंड हो जाते थे। इससे बहुत सारे मतलब निकाल लिए थे, ठीक है, इससे। और उसी से अल्फा स्कैटरिंग से पता चला था कि भाई सेल के एटम के अंदर क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इसको खोज जो है हमारे क्या कहते हैं, रदरफोर्ड ने दी। लेकिन मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी में याद रखना, कहते हैं सेल की बात कर रहा हूँ, सेल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस की खोज हमारे मेरे प्यारे बच्चों किसने किया था बताओ, रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखना, लिख लो, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। लिख लो, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ये चीज हो गया बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं फिर उसके बाद
आए हमारे विरचो। विरचो हमारे विरचो, आप लोग नाम सुना होगा विरचो भी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बोला कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो प्री एग्जाइटिंग सेल से मिलकर बने होते हैं। जब मतलब पुराने सेल टूटते हैं तो नए सेल्स बनते हैं, मतलब कि जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? हमेशा पुराने वाले सेल से बने होते हैं। जैसे माँ जो होती है अपने बच्चों को जन्म देती है, वैसे ही मेरे प्यारे जब सेल डिवाइड होगा, पुराने सेल टूटेंगे तो कौन बनेगा? नए सेल पुराने सेल टूटेंगे, जब पुराने सेल टूटेंगे तो बनेगा कौन? नया सेल बनेगा। तो इन्होंने बताया विरचो साहब कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी नए सेल्स होते हैं, जितने भी न्यू सेल्स होते हैं वो हमेशा पुराने सेल से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। जब मतलब पुराना सेल टूटता है उनका ब्रेकडाउन होता है, जब जो पुराने सेल्स टूटते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है तो नए सेल्स बनते हैं। इस बात को बताने वाले हमारे कौन थे? विरचो। कौन है बताओ? विरचो ने क्या कहते हैं बताया था ये चीज, क्या कहते हैं कि मॉडर्न। चलो तो इसको लिख लो फटाफट। ये इसको बता देता हूं, जस्ट मिनट। देखो मान लो कोई एक सेल है, ठीक है। सेल अपने आप को जब टूटते हैं, याद करो जब सेल टूटते हैं तो ऐसे बहुत सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है। जब सेल डिवाइड होता है तो बहुत सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है। ये बताओ, इनको बोला जाता है डॉटर सेल। क्या बोला जाता है? बोलो डॉटर सेल। इनको डॉटर सेल बोला जाएगा। इनको क्या बोला जाएगा? पेरेंट सेल बोला जाता है। पेरेंट सेल, और ये इन्हें डॉटर सेल बोला जाएगा। डॉटर सेल मतलब पुराने सेल टूटेंगे नए सेल बनेंगे, पुराने सेल टूटेंगे नए सेल बनेंगे, ठीक है। इस चीज को बताने वाले हमारे कौन साइंटिस्ट थे? बोलो विरचो। तो लिख लो, विरचो ने क्या बताया था? विरचो ने लिख लो मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था। मॉडर्न सेल थ्योरी। और उन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी क्या दिया था कि जितने भी न्यू सेल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? पुराने सेल से मिलकर बने होते हैं। मतलब पूरा ओल्ड सेल टूटेगा, पुराने सेल टूटेंगे तो नए सेल्स बनेंगे। अब जब नए सेल्स बनेंगे उनको बोला जाता है डॉटर सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉटर सेल। और पुराने वाले सेल को क्या बोला था? पेरेंट सेल्स, ठीक है। तो लिख लो क्या होते हैं इसका मॉडर्न सेल थ्योरी क्या होता है, फटाफट लिख लो। मॉडर्न सेल थ्योरी या all cell arise from pre-existing cell, ठीक है। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों? अगर यहां तक आपको समझ में आया हो तो बोलो यस या नो। बताइए बेटा, आपको समझ में आया? यहां तक नहीं हुआ तो आई होप, उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो ऐसा करते हैं, हम कुछ उसका पूरा फ्लो चार्ट बना देते हैं। पूरा हम आपको फ्लो चार्ट बना देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से याद कर लो। फटाफट फ्लो चार्ट बना लो तो जल्दी फास्ट जो है सारे साइंटिस्ट याद हो जाएंगे। तो ऐसे इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। अच्छे से बनाना नोट सभी बच्चे। और कभी कभी मैं आपसे पूछूंगा भी, ठीक है, कि जितना पढ़ाया लिखाया उतना तैयार है कि नहीं तैयार है। साथ साथ में आप रिवीजन जरूर किया करो। पढ़ना मायने नहीं रखता, आप पिछला वाला चीज रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है।
बैकअप प्लस पैकअप दोनों करना पड़ता है, तब जाके आप अच्छे से आपको भाई तब आप निखर पाते हो। नहीं अदरवाइज बेटा ऐसे आप आगे पढ़ते जाओगे, पीछे चीजें भूलते जाओगे। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट करो, पढ़ते जाओ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट करो। हम कहते हैं दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप हमेशा सफल होगे। ना केवल आप एकेडमिक लेवल में भी पास होगे, साथ साथ में जब अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नीट का हुआ, जेईई मेंस एडवांस हुआ। हाँ एक बात यह है कि एकेडमिक लेवल में उतना हम उतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब बात आती है जेईई मेंस एडवांस की, जब आती है कंपटीशन फील्ड की आती है, तो हमको जितना पढ़ लें उतना कम पड़ जाता है। इतनी बात है, हम इतना तो मालूम हो जाता है कि भाई 1 घंटा 2 घंटा से निपटारा होने वाला नहीं है। हम 1 घंटा 2 घंटा से पढ़ने वाला हमारा काम नहीं बनने वाला है। जितना पढ़ें उतना ही कम पड़ जाता है, तो जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए कहते हैं। जब खासकर तैयारी जब होती है मेरे प्यारे बच्चों कंपटीशन फील्ड की, नीट का, जेईई मेंस एडवांस का, नींद नहीं आती बेटा। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके लिए बात कर रहा हूं। तैयारी तो सब करते हैं, सब ड्रीम तो सबका रहता है, लेकिन सफल तो बहुत कम ही बच्चे होते हैं। सफल तो वही होता है जो शिद्दत से, ईमानदारी से, ठीक है, कंसिस्टेंसी से पढ़ता रहता है, रोज पढ़ता रहता है, तो धीरे धीरे ही चलता है, लेकिन वो चलता है जरूर। बता देता हूँ एकेडमिक लेवल में भी ऐसा होता है। बहुत बड़ी मुद्दा बात नहीं कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, आपको बस सिंपली वे में रोज कंसिस्टेंसी बना लो। उनको अगर 2 घंटा पढ़ना है, 2 आवर्स पढ़ना है, तो 2 आवर्स पढ़ना है हर हालत में। ये चीज है, अपना आदत बना लो। अभी अगर आप आदत बनाओगे 2 घंटे की, बाद में ये चीजें बढ़ती चली जाएगी। पहले आप अपना हैबिट तो बनाओ, पढ़ने का आदत तो बनाओ। और कोई चीज आज कसम खा लोगे अरे यार मैं तो क्या कहते हैं आज मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, आज पढ़ लोगे 2 दिन बाद जो है पढ़ोगी नहीं, यही बात है, यही रहेगा फिर बाद में। चाहे आप अपना धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ाओ, धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ाते जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलो आओ बढ़ते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका फ्लो चार्ट बना लो, आसानी हो जाएगा। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बना लो फटाफट। लिख लो, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक 1665 में जो उन्होंने सेल खोजा था, वो कौन सा सेल था बताओ? डेड सेल, याद रखना, मरे हुए कोशिकाएं, डेड सेल, ठीक है। उसके बाद कौन आए? एंटोनी वॉन, कौन है? लीवेनहॉक, बताओ सत्यम। उसके बाद कौन है बोलो? एंटोनी लीवेनहॉक, एंटोनी लीवेनहॉक। स्पेलिंग बेटा बना लेना, अगर थोड़ा अगर मिस्टेकिंग हो बताओ। आप लोग किसी एनसीईआरटी की बुक में होगा, लिविंग सेल की खोज की थी। अपना नोट्स बनाना तो बना देख लेना स्पेलिंग वगैरह। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी बताओ जरा? न्यूक्लियस की खोज की थी। उसके बाद आए हमारे साइंटिस्ट मेरे प्यारे पुरकिंजे, नाम बड़ा अजीब है। पुरकिंजे साहब ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी, याद रखना रितेश। किसके बताओ, किसकी खोज की थी? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बताएंगे सब आपको। प्रोटोप्लाज्म इसको बताना मैंने भूल गया था, अब बता देंगे। पुरकिंजे ने, अरे मैंने गलत लिख दिया, पुरकिंजे लिख दिया मैंने, पुरकिंजे, ठीक है। उन्होंने डिस्कवरी की थी प्रोटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे आए स्लाइडेन एंड स्वान। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी में पूरा नाम है, इतना लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। स्लाइडेन
स्लाइडेन एंड स्वान स्लाइडेन एंड स्वान, क्या उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? सेल थ्योरी। क्या दिया था बोलो? सेल थ्योरी दिया था क्या? क्यों भाई बताओ? सेल थ्योरी दिया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं, सेल थ्योरी। उसके बाद कौन आए सबसे लास्ट में? तुम्हारे हैं वो विर्चो। बड़े अजीब नाम है, क्या करो याद करना पड़ेगा। ये सब खोद के चले गए, डिस्कवरी करके हमको याद करना पड़ता है तभी नौकरी पाएंगे, नहीं याद करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए भाई इनको याद करना, एग्जाम में भी आता है। विर्चो, मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी याद रखना। ये सारे फ्लो चार्ट है, याद कर लेना बेटा। हाँ, ये 1674 हो गया, 1831, 1831, उसके बाद 1866 पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म की खोज, 1866, ठीक है। 1838 में हमारे आए थे स्लाइडेन और स्वान थे, उन्होंने सेल थ्योरी दिया था। 1838 और विर्चो साहब 1855 में, 1855 मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या होता है? जब पुराने सेल्स टूटते हैं नए सेल्स बनते हैं। जितने भी तुम्हारे न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। चलो, आई होप, उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। और सभी बच्चे जो है यहाँ तक रिवीजन करके आएंगे तो बेटा अगले संडे में मिलते हैं, नेक्स्ट संडे में मिलते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।